हाईवे पर एक लड़का चलते जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जोर जोर से रोते हुए बोला, मुझे माफ करना मां, पर मेरे पास अब बस यही एक रास्ता बचा है, मुझे अब यही करना होगा। इतना कहते ही वो तेजी से आती एक कार का सामने कूद जाता गया। सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय के लिए उसे अपने फैसले पर अफसोस हुआ। अंदर हॉस्पिटल में उसकी मां कैंसर से जूझ रही थीं और उनके इलाज के पैसे न होने के कारण उसने पैसों के लिए किसी महंगी गाड़ी के आगे छलांग लगा दी थी। ऐसा उसने किसी फिल्म में देखा था। जोरदार टक्कर हुई, साथ ही बहुत तेज आवाज हुई थी, जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक रही हो। पास आती गाड़ी में विराट ने देख लिया था कि ड्राइवर कोई लड़की थी। गाड़ी एक पल को धीमी हुई, फिर अचानक तेज हो गई। पैनिक में लड़की ने ब्रेक तो लगाया था, लेकिन एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाया। विराट को अपनी मौत सामने से आती दिखी थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसके दोनों पैर टूट गए हैं। उसके मुंह से खून का एक थक्का निकल के फैल गया। उस खून की एक बूंद उसके गले से बाहर लटकते लॉकेट पर गिरी और विराट की आंखों के आगे एक तेज रोशनी हुई, जैसे किसी ने सोते समय ट्यूबलाइट जला दी हो। बड़ी देर लगा दी तुमने, कोई आवाज आई। कहां से आई ये आवाज? क्या मैं मर गया हूं? विराट का मन तुरंत डर से भर गया। नहीं, तुम मरे नहीं हो। तुम कैसे मर सकते हो? तुम्हें तो इस दुनिया का उद्धार करना है, मर रहे लोगों को जिंदा करना है। तुम ही मर जाओगे तो ये सब कैसे करोगे? कौन हो तुम और कहां से बोल रहे हो? मुझे सब सफेद सफेद क्यों दिख रहा है? अपनी आंखें तो खोलो विराट, ये तुम्हारे जागने का वक्त है। विराट ने धीरे से अपनी आंखें खोली। चारों ओर सफेद रोशनी का समंदर था। विराट उस समंदर के भीतर था। सामने हूबहू उसकी शक्ल का एक आदमी खड़ा था। विराट और वो आदमी कहां खड़े थे, इसका कोई अंदाजा विराट को नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बादलों में उड़ रहे हों। कौन हो तुम? क्या मैं मर गया हूं? क्या यह स्वर्ग है? विराट ने डरते हुए पूछा। उस आदमी ने हंसकर कहा, बेटा, तुम्हारे कर्म स्वर्ग वाले तो नहीं हैं? हैं? विराट घबरा गया। अरे मजाक कर रहा हूं भाई, तुम मरे नहीं हो, ना ही यह स्वर्ग है। फिर कहां हूं मैं? विराट ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही फिर से वही सवाल किया। तो आदमी बोला, उससे बड़ा सवाल यह है कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो? मुझे मेरी मां को बचाना है, बस इतना ही चाहता हूं। बस? और कुछ नहीं चाहते? नहीं, मुझे वापस भेजो, मुझे मेरी मां को बचाना है। अगर यहां से अभी वापस गए तो ना मां को बचा पाओगे ना खुद को। तुम्हारे साथ जो एक्सीडेंट हुआ है ना, उसमें हॉस्पिटल तक जाने का भी समय नहीं है, लेकिन तुम अभी जिंदा हो। जानना नहीं चाहोगे कैसे? कैसे? अपने गले में चमकता वो लॉकेट देख रहे हो विराट? हां, मेरी मां ने दिया था। ये कहती थी कि मेरे पापा की आखिरी निशानी है। इसी ने बचाया है तुम्हें। इसने तुम्हें वो ज्ञान दिया है जो इस दुनिया में किसी डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, फाइटर के पास नहीं है। तुम्हें इसने वो कलाएं दी हैं जिसको सीखने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। अब तुम्हें केवल इतना जानना है कि क्या तुम इसके लायक हो। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बक रहे हो तुम? बाकी के जवाब अब तुम्हें हिमालय की उस गुफा में मिलेंगे। इस लॉकेट की बात सुनना। हिमालय? इससे पहले कि विराट कुछ समझता, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और धड़ाम की एक आवाज हुई। तभी कोई लड़की बहुत जोर से चीखी। किसी मशीन की बीप। बीप से विराट की आंखें खुलीं। 2-3 बार आंखें बंद करके उसने जब पूरी तरह आंखें खोलीं तो उसके बगल में ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स में एक लड़की दिखी। एक बेपनाह सुंदर लड़की, जिसके खुले बालों की एक लट उसके माथे से नीचे लटक कर जैसे उसकी आंखों को दुनिया की नजरों से बचा रही थी। वो कोई मैगजीन पढ़ने में व्यस्त थी कि उसकी नजर विराट पर पड़ी। वो अचानक खड़ी हो गई और बिना रुके बोलने लगी, थैंक गॉड यू आर अवेक। तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना डरा दिया था? माई गॉड, आई वॉज लिटरली इमेजिनिंग माई सेल्फ इन अ जेल। गॉश, दैट वुड हैव बीन सो हेल। क्या तुम ठीक हो? वैसे डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हें कोई मेजर चोट नहीं आई है, बट इट विल टेक एट लीस्ट अ मंथ फॉर यू टू हील प्रॉपरली। बट यू डोंट वरी, मैं तुम्हें इलाज के पैसे दूंगी। जस्ट गेट वेल प्लीज। कहां हूं मैं? विराट ने उसकी सारी बातें इग्नोर करके पूछा। हाँ, यू आर इन अ हॉस्पिटल मैन। और कहां होगे? अच्छा हुआ कि हॉस्पिटल के सामने ही एक्सीडेंट हुआ। नहीं, मतलब अच्छा नहीं हुआ।
बट यू आर अलाइव एंड आई डोंट नो हाउ। मेरी गाड़ी लिटरली टूट फूट गई है एंड यू आर अलाइव, इट्स अ मिरेकल। मां, ये कहते हुए विराट उठ गया और अपने हाथों में लगी ढेर सारी सुइयां निकालने लगा। ये देखकर लड़की डर गई और उसे रोकने लगी। अरे ये क्या कर रहे हो तुमको आराम करना है। डॉक्टर डॉक्टर। विराट ने लड़की के चेहरे को अपने हाथों में लिया और बहुत आराम से बोला, लिसन, आई एम फाइन टोटली, डोंट वरी अबाउट मी, बट माई मदर इज नॉट एंड आई नीड टू गो लुक आफ्टर हर राइट नाउ। इतना कहकर विराट बेड से उतर गया और अपनी चप्पल खोजने लगा। बट तुम चल कैसे रहे हो? तुम मेरी गाड़ी से जब टकराए तो मेरी गाड़ी की स्पीड 100 पर थी। तुम लिटरली 1 किलोमीटर दूर जाकर गिरे थे। हाउ आर यू वॉकिंग? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जेल भी नहीं जाओगी। मेरी चप्पल कहां है यार? हड़बड़ाहट में विराट बगैर चप्पलों के ही बाहर भाग आया। पीछे पीछे लड़की भी आई। विराट फौरन अपनी मां के कमरे में गया और उनके बगल में बैठ गया। विराट, बेटा तू आ गया? उसकी मां ने बहुत धीरे से कहा। हाँ, मैं यहीं हूं मां, मैं यहीं हूं। मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा मां, तुम फिक्र मत करना। विराट ने रोते रोते कहा, मुझे ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, बहुत जी चुकी मैं, अब जाने दो मुझे। ऐसा मत कहो मां, तुम्हारे बगैर क्या होगा मेरा? विराट के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो आगे बोला, मैं हिमालय जाऊंगा मां, वहां से दवा लाऊंगा मैं। हिमालय? मां की आंखें चौड़ी हो गईं। एकदम शिथिल पड़ी मां के हाथों में जाने कहां से ताकत आ गई और उन्होंने विराट की लॉकेट उसकी शर्ट से निकालकर देखी। लॉकेट का रंग सफेद से लाल हो गया था। मां ने मामला समझ लिया। वो बोली, तो तुझे भी बुलाया है उन्होंने? मत जा बेटा, मर जाने दे अपनी मां को। वहां जाएगा तो वापस नहीं आएगा उनकी ही तरह। मत जा। किनकी तरह मां? विराट कंफ्यूज्ड था। इतने में एक डॉक्टर घुस आया। ये क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? पेशेंट के इतने नजदीक बैठे हो। एक तो तुमने अभी तक बिल्स क्लियर नहीं किए, ऊपर से रूल्स तोड़ रहे हो। लेकिन इसके पहले कि डॉक्टर अपनी बात खत्म करता, विराट बड़ी फुर्ती से उठा और डॉक्टर को गले से पकड़कर उठा दिया। अपने भीतर ऐसी ताकत उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ना ही उसे देखकर कोई कह सकता था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। उसके गले में लटका लॉकेट चमक रहा था। उसकी गर्मी विराट को महसूस हो रही थी। उसने डॉक्टर को बहुत ऊपर किया और बोला, सुन डॉक्टर, मैं कुछ घंटों के लिए हिमालय जा रहा हूं। अगर तब तक तूने मेरी मां को जिंदा नहीं रखा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर उसने डॉक्टर को छोड़ दिया। डॉक्टर खांसने लगा। फिर वो उस लड़की की तरफ मुड़ा और बोला, तुम मेरी मदद करना चाहती थी ना? नेपाल के लिए एक फ्लाइट बुक कर दो मेरे लिए। नेपाल? लड़की की आंखों में आंसू और आश्चर्य दोनों थे। हाँ, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। मुझे मेरी मां को बचाना है। मैं घर जाकर कपड्डी ढेले आता हूं। तुम जल्दी से फ्लाइट बुक करो। ओके, तुम्हारा नाम क्या है? विराट। और तुम्हारा? प्रकृति। नाइस मीटिंग यू प्रकृति। कुछ समय बाद हिमालय की बर्फीली हवाओं में विराट बमुश्किल चल पा रहा था। ठंड के मारे वो कांप रहा था, लेकिन उसके लॉकेट की गर्मी से उसे थोड़ी राहत मिल रही थी। उसे महसूस हुआ कि जब वो दिल्ली से चला था तो लॉकेट इतना गर्म नहीं था। जैसे जैसे वो हिमालय के नजदीक आया, लॉकेट की गर्मी बढ़ती गई। प्लेन में जब वो सो रहा था तो उसे पहले की बातें याद आ रही थीं। एक दिन में इतना सब कैसे हो गया, वो ये बात पचा नहीं पा रहा था। कुछ ही घंटों पहले उसका शरीर हवा में था और कुछ घंटों बाद वो खुद से चल के हवा में उड़ते प्लेन में बैठा था। वो और क्या कर सकता था? उसके पास क्या चारा था? वहां उसकी मां ब्लड कैंसर के लास्ट स्टेज पर है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। यहां वो उन्हें छोड़कर प्लेन में बैठा था। जाने कहां जा रहा है? क्या करे? इलाज का पैसा नहीं है तो कुछ तो करना होगा। आखिर कोई रिश्तेदार मदद करने को तैयार नहीं है, ना कहीं और से मदद मिल सकती है। कॉलेज के अच्छे दोस्तों के अमीर बाप भी एक कौड़ी नहीं देना चाहते। दोस्तों के सामने उसकी इमेज गिर रही है, सो अलग। अपने इस निकम्मेपन पर उसे इतना गुस्सा पहले कभी नहीं आया था। वो सोचने लगा, यार मां ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि उनको इतनी बड़ी कोई बीमारी भी है। विराट को महसूस हुआ था जैसे उसका दिल फट के बाहर आ जाएगा।
माथे की नसें खिंच रही थीं, जैसे अभी तड़ाक से कोई आवाज होगी, कोई नस फटेगी और उसकी आंखों से खून बह जाएगा। तभी उसके गले का लॉकेट गर्म हुआ था और फिर से वही सफेद रोशनी हुई। उसके जैसे दिखने वाला आदमी फिर आया था। उसने विराट को सारे रास्ते बताए, ये भी बताया कि कैसे उन रास्तों पर खतरा होगा, लेकिन वो खतरे उसकी काबिलियत की परख के लिए होंगे। मगर उस आदमी ने विराट को मंजिल की केवल एक झलक भर दिखलाई थी। कोई अंधेरी गुफा जिसकी छत से सैकड़ों हजारों चमगादड़ लटके हैं, जिसकी दीवारों पर दुनिया भर के जहरीले सांप चल रहे हैं और जहां जगह जगह खून के छोटे छोटे तालाब बने हैं। यहां तक का रास्ता विराट को खुद तय करना था। ये सब सोचते हुए बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के बीच विराट चलता जा रहा था कि अचानक कोई आवाज हुई, जैसे किसी शेर ने दहाड़ा हो। विराट रुक गया, आंखें बंद करके आवाज की तरफ ध्यान लगाया। आवाज फिर हुई, विराट के ठीक पीछे। कोई खूंखार जानवर लगता है। तीसरी बार आवाज आई और पीछे से नुकीले नुकीले दांतों वाले एक एंशिएंट शेर ने विराट के ऊपर छलांग मार दी। विराट फुर्ती से परे हो गया और उसने एक पोजीशन ले ली। तभी दाईं ओर, बाईं ओर और सामने से 3 और शेर आ गए। विराट की हालत खराब हो गई, लेकिन उसे अपने लॉकेट से गर्मी के साथ ताकत भी मिल रही थी। लॉकेट लाल होकर चमक रहा था। सामने वाले शेर ने विराट के ऊपर दहाड़ते हुए छलांग लगाई और विराट पीछे की ओर झुक गया। पीछे मुड़कर उसने शेर को एक जोर की किक मारी। शेर बहुत दूर जाकर गिरा। फिर बाकी बचे शेरों में से 2 ने एक साथ हमला किया। एक का पंजा विराट के गले पर लगा और खून की एक धार लॉकेट तक बह गई। लॉकेट ने सारा खून सोख लिया और विराट को लगा कि जैसे उसके हाथों में 10 हाथियों की ताकत आ गई है। उसने दोनों शेरों के जबड़े पकड़े और एक झटके में उन्हें अलग कर दिया। शेर छटपटा के मर गए। बचे हुए शेरों ने खून भरी आंखों से उसकी ओर देखा और उसके ऊपर इतनी फुर्ती से कूदा कि विराट को कुछ समझ ही नहीं आया। शेर ने उसको जमीन पर दबा दिया था। नीचे बर्फ की बेजोड़ ठंडक, ऊपर खूंखार शेर और उसके बदन में दौड़ती गर्मी, सब विराट के लिए मुश्किल पैदा कर रहे थे। शेर अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ाने ही वाला था कि उसने अपने पैर शेर के पेट पर रखे और उसे हवा में उछाल दिया। शेर धम्म से नीचे गिरा। फिर सारे शेर राख की तरह हवा में उड़ गए। कोहरा एकदम साफ हो गया और बर्फीली हवाएं चलनी बंद हो गईं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी हमारे द हॉरर हंटर चैनल के साथ। कोहरा एकदम साफ हो गया था और बर्फीली हवाएं भी चलनी बंद हो गई थीं। आगे का रास्ता विराट को साफ नजर आ रहा था, लेकिन आगे चलने के बाद उसे 2 मोड़ दिखे। दोनों एक जैसे थे। दोनों के आखिरी छोर पर दूर एक गुफा दिख रही थी, लेकिन उसे किसी एक रास्ते पर ही जाना था। गलत रास्ता चुन ले तो शायद उसे अपनी जान गंवानी पड़ जाए। विराट को याद आया, उसके जैसे दिखने वाले उस आदमी ने कहा था कि लॉकेट की सुनना, लेकिन इस समय लॉकेट सामान्य तौर पर गर्म ही था। लॉकेट की सुनने के लिए भी दोनों रास्तों में से एक पर जाना ही था। विराट ने बायां रास्ता चुन लिया। उसने ये रास्ता इसलिए भी चुना क्योंकि दोनों रास्तों को गौर से देखने पर दायां रास्ता सुंदर और हरा भरा था, लेकिन बायां रास्ता वीरान मकड़ी के जालों से पटा और अंधेरे में डूबा था। विराट को लगा था कि इतनी असामान्य झड़ी बूटी इतने आसान रास्ते पर नहीं मिलेगी, तभी उसने कठिनाइयों वाला रास्ता चुना। अब उसके हर एक कदम के साथ लॉकेट की गर्मी बढ़ती चली जा रही थी। उसने मुड़कर दूसरे रास्ते की ओर देखा तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उस रास्ते पर एक बड़ा सा सांप बैठा था जो आग उगल रहा था। इससे कैसे लड़ता वो? खैर, थोड़ी ही देर में गुफा आ गई। लॉकेट इतना गर्म हो गया था कि उसने उसे निकालकर हाथ में ले लिया। वो एक सितारे की तरह चमक रहा था। यहां उसे वो सारी बातें याद आ रही थीं जो उसने अब तक झेली थीं। रिश्तेदारों के ताने, गरीबी में जीने का दर्द, बचपन से ही पिता के ना होने की मुश्किल, मां का संघर्ष और अब उनकी बीमारी। गुफा के अंदर या तो कोई रास्ता निकलेगा इस सब का या कोई खतरा। जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचकर वो बढ़ा। गुफा ठीक वैसी ही थी जैसा उसने देखा था। लटके चमगादड़, सरकते सांप और खून के तालाब, अंधेरा और अजीब सी गंध। उस गुफा से अजीब अजीब आवाजें भी आ रही थीं। चारों तरफ अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां थीं। उनको देखकर विराट को उनके बारे में पता चल रहा था, लेकिन अभी वो समझ नहीं पा रहा था उनको।
गुफा के थोड़ा भीतर उसने ध्यान से देखा तो कोई आदमी इधर पीठ किए एक पत्थर पर ध्यान की मुद्रा में बैठा था। कमर तक लटके लंबे उजदे घुंघराले से बाल, पतला सा बदन, केवल एक लंगोट पहने हुए था। लग रहा था जैसे सालों से खाना न खाया हो। उसके बदन का रंग इतना मटमैला था कि जैसे सदियों से पानी न छुआ हो। हेलो, विराट ने पुकारा। बड़ी देर लगा दी बेटा तुमने तो, ये कहकर आदमी हंसा। कौन है आप? विराट एकदम सावधान हो गया। अरे फिर वही सवाल, पूछो कि तुम कौन हो। मैंने तो अपनी पहचान के लिए अपनी जिंदगी निकाल दी, पर क्या तुम ऐसा कर पाओगे बेटा? बेटा बोलना बंद कीजिए, मुझे, मैं आपका बेटा नहीं हूं। बस इतना बताइए कि कौन हैं आप और मैं यहां पर क्यों आया हूं। विराट को डर लगने के साथ साथ थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। हां, ये बढ़िया सवाल किया तुमने। तुम यहां क्यों आए हो? चलो बताते हैं। ऐसा कहकर वो आदमी उठा और हवा में एक हाथ ऊपर किया। इसी के साथ विराट के गले का लॉकेट उसके गले से निकलकर उस आदमी के हाथ में पहुंच गया। घबराकर विराट ने 2 कदम पीछे ले लिए। उसे कुछ बोला न गया। इस लॉकेट में मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें वो आयुर्वेदिक शक्तियां हैं जो किसी इंसान को सुपरह्यूमन बना दें। इलाज की शक्ति, विनाश की काबिलियत, कल्पना करने की अबाध्य क्षमता और इंसान की नसों तक में देख सकने की योग्यता, सब इस छोटे से लॉकेट में है। इसलिए तुम उस एक्सीडेंट से बच गए, इसलिए तुम उन शेरों से लड़ पाए और इसलिए ही तुम्हें ये जड़ी बूटियां जानी पहचानी लग रही हैं। ये लॉकेट तुम्हारा साथी है अब, जो कभी मेरा था। आते हुए मैंने शारदा को ये लॉकेट दिया था कि जब तुम बड्ढे हो जाओ तो तुम्हें ये दे, यानी जब तुम योग्य हो जाओ तो दे। लेकिन उसने शायद इसकी कीमत नहीं जानी और मेरी आखिरी निशानी मानकर तुम्हें ये दे दिया। अब जब दे ही दिया है तो तुम्हें इसकी परख पर खरा उतरना होगा। तो अब सवाल ये है कि क्या तुम इसकी शक्ति को संभाल पाओगे? इतना कहकर वो आदमी मुड़ा। उसकी लंबी दाढ़ी के पीछे विराट का अपना चेहरा और उसकी ही आंखें थीं। उसे देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गईं। पापा? घर से सैकड़ों मील दूर हिमालय की किसी अंधेरी गुफा में विराट चकित खड़ा था। दीवार पर सांप चल रहे थे, छत पर चमगादड़ लटके थे, जमीन पर कितने ही गड्ढे थे जिनमें खून भरा था। आसपास अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां और सामने खड्डे थे। उसके पिता, वही पिता जिनके बारे में विराट को उसकी मां ने बताया था कि वो मर चुके हैं। वही पिता जो विराट और उसकी मां को छोड़कर यहां इस गुफा तक आए थे अपना सपना पूरा करने के लिए, बगैर किसी औजार के, बिना किसी संसाधन के, केवल जड़ी बूटियों के माध्यम से किसी भी बीमारी का इलाज करने की काबिलियत पाने का सपना लेकर। विराट के मर चुके पिता अपने मरे हुए सपने के साथ हाड़ मांस में जिंदा उसके सामने खड़े थे। पहले तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया, एक तक उनको देखता रहा। फिर उसने पूछा, परा, आप तो मर गए थे? उसके पिता हंसे, फिर फिल्मी अंदाज में बाहें फैलाकर बोले, डॉक्टर अमर को मार दे, ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी आज तक बेटा। फिर वो अपने बेटे की आंखों में देखकर बोले, लेकिन सवाल यहां मेरे मरने जीने का नहीं, तुम्हारा है। अगर आप जिंदा थे तो मां को और मुझे देखने क्यों नहीं आए? पता भी है आपको कितनी मुश्किल भरी जिंदगी जी है हमने। विराट थोड़ा गुस्से में था। मैं फिर वही कहूंगा, सवाल मेरा नहीं, तुम्हारा है। लेकिन आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं? आपकी जिम्मेदारी नहीं है हम। सवाल तुम्हारा है बेटा। मां मरने वाली हैं पापा, आपकी पत्नी अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं और आप यहां हैं। सवाल शारदा का भी नहीं है, तुम्हारा है। क्या सवाल? सवाल लगा रखा है आपने। कैसा सवाल? कौन सा सवाल? उधर मेरी मां मौत के कगार पर है और आपको सवाल जवाब खेलना है। किस सवाल की बात कर रहे हैं आप? विराट गुस्से से कांप रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? विराट को तुरंत कोई जवाब नहीं सूझा। उसके पिता ने फिर पूछा, क्यों आए हो यहां पर तुम? बताओ। मैं इस मां का इलाज खोजने। विराट हकलाकर बोला। कैसे पता लगा कि तुमको यहां आना है? विराट ने अपने पिता के हाथ में लटके लॉकेट की तरफ इशारा किया। उस लॉकेट से पता चला। कैसे? मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, भयंकर एक्सीडेंट। उस लॉकेट ने मुझे बचाया। फिर मुझे कोई सपने जैसी चीज आई, उसमें मैंने किसी को देखा जो मेरे जैसा दिखता था। मैंने, यानी उस इंसान ने मुझे बताया कि मुझे यहां आना चाहिए। तो वो तुम नहीं थे।
फिर कौन था? मैं था। ये सुन विराट की आंखें फटी की फटी रह गईं। आप? लेकिन आप तो। हाँ हाँ मालूम है, अभी वैसा नहीं दिखता, लेकिन शेव कर लूं, नहा लूं तो तुमसे ज्यादा स्मार्ट लगूंगा। डॉक्टर अमर ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। विराट अभी भी कंफ्यूज खड़ा था। उसके पिता बोले, वो सब छोड़ दो, बताओ कैसे करोगे इलाज अपनी मां का? मुझे क्या पता, आप यहां तक लाए हैं तो आप ही बताइए। सही बात है। ये कहकर उन्होंने लॉकेट विराट की तरफ उछाला और कहा, पकड़े रहो, पहनना मत अभी। विराट ने लॉकेट को कैच किया और खड़ा रहा। यह लॉकेट मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मैंने इसमें। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, विराट ने बीच में टोक दिया। हाँ हाँ मालूम है, ये लॉकेट आपका है और आपने इसमें चमत्कारिक शक्तियां डाली हैं और आपने मां से कहा था कि इसे मुझे दें जब मैं बड़ा हो जाऊं, लेकिन उन्होंने पहले ही दे दिया। मालूम है सब, आप बता चुके हैं। आगे बताइए, करना क्या है इसका? वही बता रहा हूं। धैर्य नाम की चीज नहीं है आज की पीढ़ी में। अपना हाथ आगे करो। विराट ने झिझकते हुए अपना हाथ आगे किया। अब देखो क्या दिख रहा है। विराट ने मुंह बनाकर उनकी तरफ देखा और कहा, हाथ और क्या? अरे रे, तुम सच में मेरे ही बेटे हो? अरे ध्यान लगाओ, हाई स्कूल की बायोलॉजी में एनाटॉमी की क्लास ली थी ना? स्किन, वेन्स, मसल्स, बोन्स, सब याद है? हाँ। विराट सिर खुजाने लगा। वो सब देखने की कोशिश करो। लेकिन कैसे? मैं नंगी आंखों से कैसे देखूंगा वो सब? विराट फिर कंफ्यूज्ड था। कोशिश करो, ध्यान लगाओ। विराट ने जोर लगा के अपने हाथ की तरफ देखा, फिर आंखें लगभग पूरी बंद करके देखा। उसे कुछ भी नहीं दिखा। मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी। उसके पिता ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर थोड़ी देर और सोचा, तब बोले, वो सांप देख रहे हो उधर? विराट ने उधर देखा। काले रंग का एक सांप जिसकी स्किन चमक रही थी, धीरे धीरे दीवार पर रेंग रहा था। हाँ। कौन सा सांप है? ब्लैक कोबरा। विराट ने झट से पहचान लिया। अरे वाह, लॉकेट काम कर रहा है लगता है। कैसे तुरंत पहचान लिया तुमने? नहीं, वो नेट जियो पर एक शो देखा था, उसमें था ये सांप। धत्त तेरे की। ठीक है, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। ये सुन, डर के मारे विराट का गला सूख गया। मैं कैसे? काट लेगा तो मर जाऊंगा। ब्लैक कोबरा का जहर पता है कितना खतरनाक होता है, घंटे भर में आदमी मर जाएगा उससे। अब तुम बाप को सिखाओगे? जाओ पकड़ कर लाओ। विराट के पास और कोई चारा नहीं बचा था। वो डरते डरते आगे बढ़ा। थूक निगलते हुए उसने हाथ आगे किया। धीरे धीरे सांप की तरफ हाथ को बढ़ाया। पलक झपकते ही सांप झट से मुड़ा और उसने अपने तेज दांत विराट के हाथ में गड़ा दिए। विराट की चीख निकल गई। डर के मारे वो जोर से रोने लगा। वो अपना हाथ पकड़कर अपने पिता को दिखाने लगा। देखिए, कहा था ना काट लेगा। आपने जानबूझकर भेजा मुझे उसके पास। अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगा। विराट की सांस ऊपर नीचे होने लगी। उसके पिता ने एक गहरी सांस ली और बोले, अब देखो। अरे क्या देखूं? अब क्या देखने को बाकी है? अपना हाथ देखो। आपकी तो नौटंकी ही नहीं खत्म हो रही। यहां मेरी जान जाने वाली है और आपको यह सब सूझ रहा है। बस अपना हाथ देखो, ऐसे देखो कि जैसे केवल देखने भर से ही ठीक हो जाओगे। विराट ने पहले गुस्से में अपने पिता को देखा, फिर अपने हाथ की ओर नजरें फेरी। उसके हाथ की एक एक नस, एक एक मांसपेशियां उसे साफ साफ दिखने लगी। अपने हाथ की हड्डी भी वो देख पा रहा था। वो ये भी देख रहा था कि कैसे सांप का जहर उसके खून के रास्ते उसके दिल तक पहुंच रहा है और जगह जगह थक्के जमा हो रहे हैं। अपने दिल को तेज तेज धड़कते भी वो देख पा रहा था। उसे ये भी दिखने लगा कि कितनी देर में वो मर जाएगा। उसे पता चल रहा था कि उसका हाथ कुछ ही देर में काम करना बंद कर देगा और उसे लकवा मार जाएगा। जहर ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू किया और विराट की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके हाथ में पड़ा लॉकेट जलने लगा, चमकने लगा। उसने लॉकेट की तरफ देखा, फिर अपने पिता की ओर। पहन लो उसे, उसके पिता आराम से बोले। विराट ने तुरंत लॉकेट पहना और हाथ की तरफ देखा। जहर सांप के कांटे हुए निशान पर लौटने लगा। थक्के कम होना शुरू हुए, खून का बहाव कम होने लगा, दिल की धड़कनें भी धीमी होनी शुरू हुईं। जहर एक जगह इकट्ठा होकर उड़ गया और विराट एकदम ठीक हो गया। इसके साथ ही जलता चमकता हुआ लॉकेट
अब सामान्य हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी हमारे द हॉरर हंटर चैनल के साथ। विराट ने लॉकेट की शक्ति पहली बार देखी थी, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब अपने आप को ठीक होते उसने नहीं देखा था, वरना वो देख पाता कि कैसे उसकी टूटी हड्डियां जुड़ी, फिर कटे, छिल्ले निशान भरना शुरू हुए और बहा हुआ खून अपने आप वापस बन गया। पर अभी उसने उस लॉकेट के इलाज की शक्ति साफ साफ देखी। उसने नजरें उठाकर अपने पिता की ओर देखा। वो जरा पास आ गए थे, फिर लॉकेट की ओर इशारा करके बोले, इस लॉकेट में केवल इलाज की शक्ति ही नहीं है, बल्कि मर्ज पहचानने की अनूठी दृष्टि भी है। ये तुमको इंसानी शरीर में ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा जो हाईटेक मशीनें भी ना देख पाएं। कोई दवाई किसी अंग पर काम कर रही है या नहीं, वो भी इस लॉकेट की वजह से तुमको दिखेगा। शरीर के किस हिस्से पर क्या दिक्कत है, ये लॉकेट तुम्हें दिखाएगा। उस दिक्कत के लिए क्या करना है, वो जड़ी बूटी का अंदाजा भी तुम्हें हो जाएगा। जैसे अभी जड़ी बूटियों की ओर देखो और बताओ, इनमें से कौन सी जड़ी बूटी तुम अपने कटे हिस्से पर लगाते तो सही हो जाते। विराट ने जड़ी बूटियों की ओर एक निगाह डाली और बोला, सर्पगंधा। हाँ, ये तुम नहीं जानते, ये लॉकेट जानता है। तुम अब सर्पगंधा पहचान भी सकते हो और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये लॉकेट तुम्हें गाइड करेगा, पर करना खुद तुमको ही है, जो भी करना है। विराट चुपचाप खड़ा था। इतना सब समझ सकने में अभी उसे वक्त लगने वाला था, बहुत वक्त। और यह बात उसके पिता को मालूम थी। उनको मालूम था कि यह लॉकेट अपने आप काम नहीं करता, बल्कि उसके लिए आपके मन में लगन और जज्बा दोनों होने चाहिए। उनके बेटे के पास काबिलियत थी, लेकिन उसे पहचान पाने में अभी वो सक्षम नहीं था। वो जिंदगी भर अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागा है, क्योंकि उसकी मां ने कभी उसे महसूस ही नहीं होने दिया कि वो किसी मुश्किल स्थिति में है। उसके अंदर लगन और जज्बा दोनों ही कहीं छुपे बैठे हैं। वो ये भी जानते हैं कि जब विराट वापस जाएगा तो अपनी मां का इलाज वैसे ही कर पाएगा जैसे उसने सांप के काटने पर अपने हाथ को अंदर तक देख लिया था। जब इंसान के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता तो वो सारे काम कर लेता है जिनसे उसे डर लगता है या जिनको करने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा होता है। मां को बचाने के लिए विराट यहां तक चला आया, बगैर कुछ सोचे मुश्किलों से लड़ा। यानी उनको बचाने के लिए वो कुछ भी कर लेगा, किसी भी हद तक जाएगा, उनको बचा भी लेगा। लेकिन उसके बाद क्या वो इस लॉकेट की कीमत जान पाएगा? क्या उसका ये छोटा सा लक्ष्य पूरा होने के बाद उसे समझ आएगा कि इस लॉकेट की कीमत क्या है और इससे क्या क्या हासिल किया जा सकता है? इसी बात की चिंता उनको थी, और अपने बेटे को यह बताना, उसके अंदर लगन और जज्बा उपजाने का जिम्मा भी उन्हीं पर था। ये भी उन्हीं को करना था। इसलिए उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम इस लॉकेट की कीमत जानते हो बेटा? अभी ठीक हुए अपने हाथ की तरफ देखकर विराट उत्साह से बोला, अरे हां पापा, बिल्कुल जानता हूं। क्या कमाल का लॉकेट है। पहले इसने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, फिर इसने ब्लैक कोबरा का कांटा ठीक किया। मेरी तो मौज ही हो गई। अब तो मैं किसी से भी लड़ सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। अब जो कोई भी मुझे परेशान करेगा उसका तो मुंह तोड़ दूंगा मैं, और वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कहते हुए विराट के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। और बस इसी का डर था डॉक्टर अमर को। ये इस लॉकेट का लक्ष्य नहीं है बेटा, उदास स्वर में वो बोले। हाँ जानता हूं, मां को बचाना इस लॉकेट का लक्ष्य है। नहीं, वो भी नहीं है। वो तो तब भी बच जाएगी जब उसके गले में तुम ये लॉकेट डाल दोगे। लेकिन इस लॉकेट का असली इस्तेमाल वो खुद नहीं कर पाएगी, तुमको ही करना होगा। तुम्हें वो करना होगा जो मैं खुद कभी नहीं कर पाया। गंभीर स्वर में उसके पिता बोले, आप क्या करना चाहते थे? इंसानियत के लिए बहुत कुछ करना था मुझे। जब किसी को भी बीमारी से परेशान देखता था तो मेरा दिल बैठ जाता था, और ये लॉकेट उन परेशानियों को दूर करने के लिए ही था। अच्छा, तभी आपने ये लॉकेट बनाया। अब समझा, विराट ने जवाब दिया। फिर कुछ सोचकर बोला, लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगा? मुझे तो कुछ आता भी नहीं। सीख जाओगे। तुमने जड़ी बूटियां पहचाननी सीख ली हैं। तुम धीरे धीरे उनका इस्तेमाल भी सीख जाओगे। और इस लॉकेट की एक बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हें वक्त आने पर पता चलेगी। उसका इस्तेमाल जब तक बहुत जरूरी ना हो मत करना। और अगर मैं फेल हो गया तो? वैसे भी लोगों के लिए जिंदगी भर एक फेलियर ही तो रहा हूं।
प्रैक्टिस से सब हासिल हो सकता है। अब जाओ, अपनी मां को बचाओ, फिर सोचना कौन हो तुम और क्या कर सकते हो। याद है ना, सवाल मेरा या तुम्हारी मां का नहीं, तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। विराट को अपनी मां का ख्याल आया और वो थोड़ा उदास हो गया। फिर बोला, मैं मां को ठीक करके रहूंगा। ये देखकर उसके पिता मुस्कुराए और बोले, गुड, वेरी गुड। फिर थोड़ा रुक कर बोले, और हाँ बेटा, ये लॉकेट मेरा नहीं, ना ही मैंने इसे बनाया है। ये सुनकर विराट के माथे की लकीरें बिगड़ गईं। वो फिर कंफ्यूज हो गया, क्या मतलब? और तभी देखते देखते ही उसके पिता राख की तरह हवा में उड़ गए। गुफा में बाहर की रोशनी आने लगी। सांप, चमगादड़, गड्ढे सब जड़ी बूटियों में बदल गए। बाहर का रास्ता भी सामान्य हो गया। फिर एक आवाज आई, जैसे कोई आसमान से भविष्यवाणी कर रहा हो, मैं ही ये लॉकेट हूं, मैं खुद। इस लॉकेट के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। अब जाओ, अपनी मां को बचाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है वो, उसको मेरा प्यार देना बेटे। विराट ने एक ठंडी आह भरी। उसका सिर जमीन की तरफ झुक गया और वो धीरे से बोला, यानी आप सचमुच मर चुके हैं। कुछ समय बाद हिमालय से कुछ अच्छी बुरी यादें लिए उदास मन से विराट जब हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने उसकी मां को मृत घोषित कर दिया था। सारे डॉक्टर्स और नर्स जो उनके इलाज में लगे हुए थे अभी उनके पोस्टमार्टम की तैयारी में लगे थे। मां के शरीर से जुड़ी सारी मशीनों से बीप की एक भयंकर पतली आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और मां का शरीर शांत पड़ा था। कोई नर्स उधर भागकर कोई सामान ले आती थी, कोई डॉक्टर किसी तरह की दवाई तैयार कर रहा था तो कोई दूसरी नर्स बाहर भागकर किसी को फोन करती। अफरा तफरी मची हुई थी। प्रकृति वहीं खड्डे ये सब देखकर रो रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो और क्या करे। आखिर न तो वो विराट की मां को जानती थी, न विराट को ही, न उसके पास विराट का नंबर ही था जो उसे फोन कर बुलाती। वो ये सब सोच रही थी कि अचानक हाथ में एक बैग लिए विराट उसके बगल से गुजरा और धड़धड़ाते हुए उस कमरे में घुस गया जहां उसकी मां का इलाज चल रहा था। दरवाजा खुलता देख सारे डॉक्टर और नर्स उधर मुद्दे और सब उसे रोकने लगे। ए लड़के, अंदर कहां गुस्से चले आ रहे हो? देख नहीं रहे इलाज चल रहा है? नर्स, इसे बाहर निकालो, एक डॉक्टर बोला। एक नर्स अपने हाथ में पकड़ा हुआ सामान मेज पर रख के आगे बढ़ी ही थी कि विराट ने उसे रोक दिया और ऊंची आवाज में बोला, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, पहले ही बता रहा हूं। नर्स डर के मारे वहीं रुक गई। सारे डॉक्टर्स भी सहम से गए। फिर विराट ने चारों ओर निगाह डाली। एक डॉक्टर और नर्स के भीतर तक देख पा रहा था वो। उनका धड़कता दिल, दौड़ता खून और ढेर सारी मांसपेशियां, वो सब उसे किसी रंगीन एक्स रे की तरह दिख रहा था। फिर उसने धीरे से अपनी मां को देखा। वो जानता था कि डॉक्टर्स ने उसकी मां को मरा हुआ मान लिया है और अगर ये सच निकला तो शायद वो ये देख नहीं पाएगा, लेकिन उसे उधर देखना तो था ही। उसने देखा उनके शरीर का सारा खून मानो पानी हो गया हो और जगह जगह उसके थक्के बन गए थे। दिल उनका बहुत धीरे धीरे धड़क रहा था और किसी भी अंग में किसी तरह की जान नहीं दिख रही थी। कैंसर पूरे शरीर में ऐसे फैल गया था कि उसे अब निकाल पाना मुश्किल था। यानी मां अभी जिंदा है। विराट की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर उसने ध्यान दिया कि डॉक्टर्स उन्हें वहां से ले जाने की तैयारी में हैं और बस वो वहां खड़ी है डॉक्टरों पर बरस पड़ा। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? किसने बना दिया तुम लोगों को डॉक्टर? इस वक्त उनके शरीर को जगे रहने की जरूरत है ताकि उनका शरीर इस बीमारी से खुद लड़ सके और तुम लोग ये मशीन निकाल रहे हो। तुम लोगों से इलाज नहीं हो सकता तो फिर इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों खोल रखा है? इस तरह तुम लोग इंसान की जिंदगी से खेलते हो और अपने आप को डॉक्टर कहते हो। फिर उसने अपने बैग से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और लगभग आदेश दिया, हट जाओ सामने से। एक डॉक्टर ने उसके सीने पर हाथ रख के उसे रोक दिया और उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, What do you think you are doing? विराट गुस्से में था। वो बोला, मैं अपनी मां का इलाज करने जा रहा हूं। तुमको कोई दिक्कत? कैसे इलाज करने जा रहे हो? इन जड़ी बूटियों से? अरे मर चुकी है वो, कोई काम नहीं आएंगी ये जड़ी बूटियां। और बेटा ये एक हॉस्पिटल है, कोई झाड़
फूंक केंद्र नहीं है। पेशेंट जब तक यहां इस हॉस्पिटल में है तब तक हमारी जिम्मेदारी है। घर ले जाकर जो मर्जी करना इनके साथ, झाड़ फूंक पूजा पाठ जो मन आए, चाहे तो इनकी बलि चढ़ा देना, लेकिन यहां कुछ नहीं। ये बोलते हुए डॉक्टर को अंदाजा हो गया कि उसने कुछ ज्यादा बोल दिया था, लेकिन अब तो बोल दिया ही था। अब उसको वापस लेना तो नामुमकिन था। मां जिस टेबल पर लेटी थी उसकी दूसरी साइड वो डॉक्टर खड़ा था जिसे विराट ने हिमालय जाने से पहले गले से पकड़कर ऊपर उठा दिया था। उस घटना को याद करते हुए अपने गले पर उसने हाथ फेरा और जो डॉक्टर विराट से बात कर रहा था उससे बोला, सर जाने दीजिए सर, करने दीजिए उसे जो भी ये करना चाहता है। पागल है, ये कुछ भी कर सकता है। इसका भयानक एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा कि कोई भी मर जाए, लेकिन पता नहीं ये चल कैसे रहा है। छोड़ दीजिए उसको। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बलि चढ़ाने वाली बात बोल दी थी। विराट को वो बात सुन के बहुत गुस्सा आया था। उसके गले में लटका लॉकेट बहुत तेज चमका और विराट ने एक थप्पड़ डॉक्टर के गाल और गले पर मारा। डॉक्टर हवा में उड़कर दीवार से जा टकराया और मारे दर्द के कराहने लगा। मां के टेबल के आसपास खड्डे दिए डॉक्टर और नर्स ने अपने आप दो कदम पीछे ले लिए। गिरे हुए डॉक्टर की तरफ एक नजर डाल के विराट ने सबकी तरफ देखा और बोला, किसी ने भी अगर पुलिस को फोन करने की हिम्मत की तो बहुत बुरा हाल कर दूंगा मैं। सारे डॉक्टर और नर्स ने डर के मारे ना में सिर हिलाया। विराट फिर धीमे कदमों से अपनी मां की ओर बढ़ा। उसने उनके पूरे शरीर को ध्यान से देखा। उनके कैंसर को ठीक से जांच परख के उसने एक जड़ी बूटी निकाली। उसके पत्ते तोड़ तोड़ के मां के सिर पर रखे, फिर कुछ जड़ी बूटी को पास में रखे एक बीकर में डालकर उनका पेस्ट बनाया, फिर उसे धीरे धीरे मां के मुंह में डाल दिया। उसके गले का लॉकेट चमकने लगा और उसने उसे पकड़कर धीरे से बुदबुदाकर कहा, पापा साथ देना। मां का शरीर अचानक छटपटा उठा। ऐसे लग रहा था जैसे उनको करंट लग रहा हो। ये देखकर सारे डॉक्टर्स डर गए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी हमारे द हॉरर हंटर चैनल के साथ। विराट की मां का शरीर छटपटा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उनको करंट लग रहा हो। यह देखकर सारे डॉक्टर्स डर गए और टेबल के थोड़ा करीब आ गए। तभी उनमें से एक डॉक्टर बोलने लगा, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम, पेशेंट इज डेड। वैसे भी सारा ब्लेम हॉस्पिटल पर आएगा, तुम भी हमें ही बोलोगे। अभी भी वक्त है, यहां से चले जाओ और हमें हमारा काम करने दो प्लीज। हमें इनका पोस्टमार्टम करने दो, बस तुम अपना तामझाम लेकर इस कमरे से निकलो, प्लीज जाओ। तब तक नीचे जमीन पर गिरा हुआ डॉक्टर भी उठकर टेबल तक आ गया और उसने पेशेंट की हालत देखी। फिर विराट से थोड़ी दूरी पर खड़ीडीढ़े होकर कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था यह हमें फंसा देगा, लेकिन नहीं, मेरी किसी ने सुनी है आज तक? घर पर ना तो बीवी सुनती है और ना यहां तुम लोग। किस बात का सीनियर हूं मैं? सही कह रहे हैं सर आप। वो डॉक्टर जो अभी विराट को जाने के लिए कह रहा था, टेबल के थोड़ा और नजदीक आ गया और फिर बोलने लगा, ये लड़का गजब बदमाश है, किसी की नहीं सुनता, ऐसा निकम्मा लड़का मैंने। वो अभी ये बोल ही रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ उसे कहीं से आकर लगा। सब लोग विराट की तरफ देखने लगे कि उसी ने डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया है पक्का, लेकिन वो तो चुपचाप खड़ा था, मां की तरफ देख रहा था। तब मां बोली, नालायक डॉक्टर, मेरे बेटे को ऐसे बोलता है, कुत्ता, खबरदार जो मेरे बच्चे को कुछ और बोला तो। तभी विराट फफक कर रो पड़ा। मां तुम्हें होश आ गया, मां तुम ठीक हो गई, थैंक यू पापा। ऐसा कहते हुए वो रोते ही जा रहा था। मां का थप्पड़ खाया डॉक्टर संभला और ये देखकर चकित रह गया कि जो औरत अभी मर गई थी वो अब सीधे हाथ चलाने लगी। क्या ही हिंसक परिवार है भाई। सारे डॉक्टर और नर्स भी आश्चर्य में खड़ीडीढ़े थे। अभी जिस पेशेंट के लिए वो इतना परेशान थे, इतना डरे हुए थे कि उसके बेटे को क्या जवाब देंगे, वो ना सिर्फ जिंदा थी बल्कि उसने एक डॉक्टर को थप्पड़ भी मार दिया था। कैसे? इस लड़के ने क्या किया? विराट अपनी मां से लिपट गया और ज्यादा जोर से रोने लगा। उसकी मां उसे शांत कराने में लग गई और ढेर सारे सवाल पूछने लगी, जैसे, तू कब लौटा? तूने वहां क्या देखा? तुझे वहां क्या मिला? और अगर मैं इतनी फिट महसूस कर रही हूं तो मैं हॉस्पिटल में क्यों हूं? और सबसे बड़ा सवाल उनका यह था कि कब तक मेरे ऊपर लदा रहेगा? हट, मुझे उठने दे, सांस नहीं आ रही।
विराट हंसते हुए उनसे परे हटा, फिर उनका हाथ पकड़कर नीचे उतारा और बोला, घर चलो, मैं सब बताता हूं मां। क्या क्या हुआ? तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मां ने चप्पल पहनी और अपने बेटे के साथ चलने लगी। एक डॉक्टर को देखकर उन्होंने कहा, बेटा खाना खाया करो, कितने दुबले हो। विराट ने उन्हें कमरे से बाहर किया। तब तक सारे डॉक्टर्स सन्न खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी डिग्री का क्या है काम, जब इलाज ऐसे ही हो जाना है तो। फिर उनमें से एक को एहसास हुआ तो वो चिल्लाया, अरे रोको उस लड़के को। सारे बाहर भागे और विराट को रोक कर कहने लगे, अरे किस बात के पैसे? मेरी मां की जान लेने के लिए। मैंने बचाया है अपनी मां को, आप लोग तो उनकी जान ले ही चुके थे। किस बात का बिल भरूं मैं? और हां, मेरी मां एकदम हेल्दी हैं और आराम से घर जा सकती हैं। आपको कोई चेकअप करने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं इनकी। तभी एक डॉक्टर बोला, हम कैसे मान लें? क्या सोर्स क्या है आपका ये कहने के पीछे? कौन सी मेडिकल डिग्री है आपके पास कि जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि आपने अपनी मां को हेल्दी कर दिया है? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था विराट के पास। यह बात उसको थोड़ी चुभ भी गई। वो कुछ बोल नहीं पाया। बताइए, डॉक्टर अभी भी उससे पूछ रहा था। विराट को कुछ समझ नहीं आया तो वो मुड़कर वापस जाने लगा। डॉक्टरों ने देखा कि वो ऐसे ही चले जा रहा है तो उन्हें कुछ और नहीं सूझा। सीनियर डॉक्टर चिल्लाया, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, रोको इन मां बेटे को, इन्हें बाहर मत जाने देना, बखर बिल भरे ये जा रहे हैं। 2 गार्ड भागते हुए आए और उन्होंने विराट को पकड़ लिया। 2 नर्स उसकी मां को पकड़कर स्ट्रेचर पर बिठाने लगी। विराट ने बहुत कोशिश की हाथ पाई करने की, लेकिन मां के वहां होने की वजह से वो कोई मारपीट नहीं करना चाहता था। वो ये भी नहीं चाहता था कि कोई बवाल खड़ा हो, लेकिन इस हॉस्पिटल से निकलना भी जरूरी था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो लोग उसकी मां को लेकर भी जा रहे थे। तभी गेट से प्रकृति अंदर आई। उसके साथ एक अधेड़ उम्र के आदमी भी थे। कोई महंगा सा सूट पहना था उन्होंने और हाव भाव से बहुत संभ्रांत मालूम होते थे। उनको देखते ही सारे डॉक्टर सीधे खड्डे हो गए और उन्हें गुड इवनिंग कहने लगे। दोनों गार्ड्स ने उन्हें सलाम भी किया। तब प्रकृति ने उनसे कहा, पापा, ये रहा विराट। बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि अभी ऐसे आपके सामने खड़ा है। प्रकृति ने हंसते हुए कहा, हाँ यार, क्या बताऊं, मैं इतनी क्लमजी हूं ना, चलते चलते गिर जाती हूं। आज भी मैं दिन में सो गई थी, फिर अचानक मेरी नींद खुली तो याद आया कि तुमसे मिलना है। पापा ने गाड़ी ले जाने से मना कर दिया कि अभी ही एक्सीडेंट हुआ है एक। मैंने भी सोचा ठीक ही तो कह रहे हैं। फिर मैंने बुलाई कैब। उसको मैंने कहा तेज चलाए। उसने एक रेड लाइट पार कर दी। सामने से रिक्शा वाला आ रहा था। इतने कम मार्जिन से बचे ना हम लोग कि क्या बताऊं। इसी वजह से लेट हो गया। मेरे साथ हमेशा खराब ही होता है। अरे, मेरा मिलना खराब था मतलब? विराट ने चिढ़ाते हुए कहा। प्रकृति बोली, नहीं, तुमसे तो मिलना ही था, वरना मैं अपनी नींद खराब नहीं करती। इतने में वेटर खाना ले आया। दोनों मजे से खाने लगे और बात भी करते रहे। एक दूसरे की पसंद नापसंद, कौन सी फिल्म पसंद है, कौन सी जगह, खाली वक्त में क्या करना पसंद है, वगैरह वगैरह। विराट को लगा कि उसकी और प्रकृति की दुनिया एकदम अलग है। विराट के दिमाग में तो बस आज जो बात उसे प्रकृति से कहनी थी वही गूंज रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी हमारे द हॉरर हंटर चैनल के साथ। विराट कश्मकश में था। उसके दिमाग में बस वही बात गूंज रही थी जो उसे प्रकृति से कहनी थी। इसने मुझ पर बहुत एहसान किया है, तो कैसे कहूं, कहां से शुरू करूं? इसी उलझन में विराट पड़ा हुआ था। और फिर अचानक ही विराट वो दिन याद करने लगा जब वो प्रकृति की गाड़ी के आगे आ गया था ताकि वो अपनी मां का इलाज करा सके। उसे वो बीती सारी बातें याद आ रही थीं, जो लोगों ने उससे मदद मांगने पर बोली थीं। डॉक्टरों की बातें, दोस्तों, रिश्तेदारों के ताने, वो सब उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अरे और कितना पैसा लोगे हमसे भाई? एक बार तुमको पैसे क्या दे दिए, तुम तो माथे पर ही चरच गए। पिछला हिसाब क्लियर करो पहले। देखो बेटा, हम खुद ही इतने परेशान हैं, तुम्हारी कैसे मदद करें? अरे नहीं मरेंगी तुम्हारी मां, हम दुआ करेंगे उनके लिए। कहां से 1.5 लाख दें तुमको? इतनी महंगाई में तुम कुछ करते धरते भी तो नहीं हो कि वापस आने की कोई गारंटी भी हो पैसों की।
समय रहते कुछ काम खोज लेते ना विराट, तो ये दिन ना देखना पड़ता तुमको। ब्लडी पैरासाइट, आइंदा फोन मत करना। देखिए मिस्टर विराट, वी नीड टू डू दिस सर्जरी ऑन योर मदर, अदरवाइज शी वोंट सर्वाइव। वी एडवाइज यू टू काइंडली अरेंज द मनी फॉर अस सो दैट वी कैन प्रोसीड। सर, हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे काम नहीं करता है, आपको पहले से डिपॉजिट करते रहना होता है। नहीं सर, आप बाद में डिपॉजिट नहीं कर सकते। सॉरी सर, वी कांट हेल्प यू। अरे दुनिया में बहुत से लोगों को कैंसर होता है, सब नहीं मरते। और फिर इन्हीं सब बातों ने विराट के दिमाग में इतना दबाव बना दिया था कि वो किसी लड़की की गाड़ी के आगे आ गया था और आज उसी लड़की के साथ बैठकर वो खाना खा रहा था। लेकिन उसकी चिंता अभी दूर कहां हुई थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उनकी टेबल के पास एक लड़का आ गया और प्रकृति को देखकर बहुत नाटकीय अंदाज में तालियां बजाने लगा। ये रोनित था। प्रकृति ने तुरंत उसे पहचान लिया। रोनित, तुम? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। तब रोनित विराट की ओर देखते हुए बोला, सुन बे, ये मेरी एक्स है, अभी पिछले महीने छोड़ा है इसने मुझे। रोनित फिर प्रकृति की तरफ मुड़ा और उससे बोला, तुम इस फटे हाल की वजह से मुझे छोड़ गई? इस छुछुंदर की वजह से? कमाल है, ऐसा क्या खास है इसमें जो मुझ में नहीं था? और तुम इस भिखारी के साथ डेट पर आई हो? शायद बिल भी तुम ही पे करोगी, क्योंकि इसे देखकर नहीं लगता कि इसने कभी भी इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा। इस बात से विराट थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। प्रकृति ने कहा, रोनित, तुम यहां से चले जाओ, हमने ब्रेकअप कर लिया है, रिमेंबर। मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल देने नहीं आती, तो तुम भी मत आओ, समझे? मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ भी डेट पर जाऊं। तुम जाओ यहां से। अरे ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे मैं चला जाऊं? पहले देख तो लूं कि तुम्हारे इस नए बॉयफ्रेंड में कोई खास बात है भी या नहीं। रोनित ने उसे चिढ़ाया। फिर विराट की तरफ देखकर बोला, क्यों बे, पैसे से तो तू कंगाल ही लगता है। चल, तेरी ताकत ही आजमा लेते हैं। पंजा लड़ाएगा? प्रकृति को तो स्ट्रांग लड़के ही पसंद आते हैं। आजा, देख ले तू उसके लायक है या नहीं। बहुत जरूरत पड़ेगी इस ताकत की। आजा भाई। विराट के कुछ कहने से पहले ही प्रकृति बोल पड़ी, दैट्स इनफ रोनित, तुम जाते हो या मैं पापा को फोन करूं? जिसे मर्जी फोन कर लो मेरी जान, आई एम हिज ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। रोनित ने कहा और वापस विराट से बोला, तू आना, दिखा अपनी ताकत, या तेरी जेब की तरह तेरा जिस्म भी खाली है। आना, शर्मा मत यार। प्रकृति फिर बोली, नहीं विराट, इसकी बात मत सुनो, हम कहीं और चलते हैं, ये पागल है। रोनित अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था। वो हर लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझता था। अभी भी वो प्रकृति के लिए ऐसे ही बात कर रहा था। अपने से ज्यादा गुस्सा विराट को इसी बात पर आया। प्रकृति की इस इंसल्ट को वो आज यूं ही नहीं जाने दे सकता था, चाहे जो हो जाए। और अब तो उसके पास शक्ति भी है, रोनित को वो अभी मजा चखा सकता है। ऐसा सोच वो टेबल से उठा और रोनित के सामने खड़ा हो गया। दोनों ने एक टेबल पर कुहनी रखी और पंजा लड़ाने लगे। पहले तो विराट ने उसे बहुत हल्के में लिया, लेकिन रोनित सच में बलवान था। उसने विराट का हाथ आधा नीचे कर दिया। ये देखकर आसपास के लोग और प्रकृति भी एक पल को सकते में आ गई। फिर विराट ने लगाया अपना दम। उसने एक बार अपनी उंगलियां खोलीं और उन्हें बंद किया, और फिर धड़ाम, उसने रोनित का हाथ ऐसे टेबल पर पटका कि उसका हाथ कुहनी से टूट गया। वो अपना हाथ पकड़कर चिल्लाने लगा। विराट ने अपने दिल से एक बोझ उतरता महसूस किया। उसे अपने पर गर्व हो रहा था। अब शायद कभी रोनित प्रकृति को परेशान नहीं करेगा। खुश होकर उसने प्रकृति की ओर देखा तो वो मुंह पर हाथ रखे डरी हुई खड़ी थी। फिर प्रकृति ने गुस्से से विराट की ओर देखा और कहा, आर यू मैड और व्हाट? तुमने उसका हाथ तोड़ दिया? इतना भी क्या गुस्सा यार विराट? कह रही थी मैं कहीं और चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम मर्दों का ईगो तुम लोगों से संभलता ही नहीं है। अब खड्डे मुंह क्या देख रहे हो? ले चलो इसको हॉस्पिटल अब। विराट मन ही मन सोच रहा था कि इतनी बदतमीजी से बात करने वाले बंदे को सबक सिखाने पर प्रकृति खुश होगी, लेकिन वो तो उस पर नाराज हो रही थी। लेकिन फिर उससे एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। उसने रोनित की ओर देखा, जो फर्श पर पड़ा दर्द के मारे छटपटा रहा था। तभी उसका लॉकेट चमका और उसने देखा रोनित के हाथ की हड्डी का जॉइंट ही अलग हुआ था बस, यानी ज्यादा नुकसान नहीं था।
जल्दी से कुछ किया नहीं तो खून के बहाव के रुकने से वहां सूजन हो जाएगी और उसका हाथ भी किसी काम का नहीं रहेगा। वो नीचे उसके पास बैठ गया और उसने रोनित को लंबी लंबी सांसें लेने को कहा। फिर उसने उसका हाथ अपने हाथों में उठाया। रोनित चीख पड़ा। आसपास लोग इकट्ठा हो गए। रेस्टोरेंट का स्टाफ भी आ गया और नाराजगी में कुछ बड़बड़ाने लगा। प्रकृति भी विराट को कहने लगी कि वो क्या कर रहा है, हॉस्पिटल जाना है। लेकिन विराट ने रोनित से कहा कि शांति रखे और उसने उसका हाथ एक जगह से पकड़ के खटाक से उसे एक तरफ मोड़ा। रोनित फिर जोर से चीखा और फिर चुप हो गया। उसने अपना हाथ हिला, डुला के देखा, कोई दर्द नहीं, और बस मारे खुशी के वो चीखा, अरे मैं ठीक हो गया, मेरा हाथ ठीक हो गया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने विराट का कॉलर पकड़ा और चिल्ला के बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ तोड़ने की? ये देख आसपास के लोग बोले, ठीक भी उसी ने किया है। प्रकृति भी बोली, पंजा लड़ाने तो तुम ही आए थे ना, अब क्या हुआ, चले जाओ यहां से अब। विराट ने रोनित का हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए कहा, बेटा एक बार तोड़ा है तो दोबारा भी तोड़ सकता हूं और इस बार ठीक नहीं करूंगा। जा घर जा, हल्दी वाला दूध पी लेना। रोनित मुंह लटका के उठा और बोलते बोलते जाने लगा, तुझे तो मैं देख लूंगा साले, देख लूंगा। उसके बाद रेस्टोरेंट वालों ने विराट और प्रकृति को बाहर निकाल दिया। वो दोनों बाहर एक जगह बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ी शांति भी थी। प्रकृति ने कहा, यार कैसे किया तुमने वो? पापा ने सिखाया था। विराट ने बहाना बनाकर जवाब दिया, यू हैव अ गिफ्ट, इसका सही इस्तेमाल करो। हाँ, उसी के बारे में तुमसे बात करनी थी, विराट ने धीरे से कहा। वो तो कब से इसी मौके की तलाश में था। उसने सही मौका जानकर बिना देरी किए प्रकृति से कहा, प्रकृति अपने पापा से बोलकर मेरा ट्रांसफर अपने कॉलेज में करा दो। जहां अभी मैं हूं वहां इतनी फैसिलिटीज नहीं हैं और वहां पढ़कर मैं बहुत कुछ नहीं सीख पाऊंगा। मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, इसलिए मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ना चाहता हूं, प्लीज। देखो सेशन तो काफी निकल गया है, लेकिन मैं पापा से बात करूंगी। इनफैक्ट रुको, मैं अभी पापा को कॉल करती हूं। विराट ने प्रकृति को रोकना चाहा, लेकिन वो नंबर डायल कर चुकी थी। वो चाह रहा था कि प्रकृति घर जाकर आराम से बात करे, लेकिन अब क्या फायदा। हेलो पापा। हाँ बेटा। पापा ने फोन उठाया। पापा, विराट याद है ना आपको? कौन? वही जिसकी मां बीमार थी और हाँ याद आया। हाँ कहो, क्या हुआ उसे? कोई परेशानी? नहीं पापा, बस आपकी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो। पापा, विराट अभी जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है वो उसे पसंद नहीं, वहां उतनी फैसिलिटीज भी नहीं है। वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो क्या आप उसका एडमिशन अपने कॉलेज में कर सकते हैं? देखो वैसे तो हमारे यहाँ सीट नहीं बची है, पर क्योंकि विराट एक अच्छा लड़का है और उसकी सिफारिश हमारी प्रिंसेस कर रही है, तो ठीक है, उसके सभी डॉक्यूमेंट्स मुझे मेल कर दो, मैं देख लूंगा। थैंक यू पापा, आई लव यू, बाय। इतना बोलकर प्रकृति ने कॉल कट कर दिया और फिर विराट से बोली, अब तो पार्टी देनी पड़ेगी। थैंक यू प्रकृति, थैंक यू। रुको, अभी पापा को फोन करके मना कर देती हूं। अरे रुको, सॉरी अब नहीं कहूंगा। विराट ने स्पीकर पर फोन होने के कारण सारी बातें सुन ली थी। वो मन ही मन बहुत खुश था। उसे अब लगने लगा था कि वो एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर अपने पापा और मां का सपना पूरा करेगा और फिर पापा की रहस्यमयी खोज को भी पूरा करेगा। खैर, विराट और प्रकृति ऐसे ही बातें करते हुए वापस जाने के लिए कुछ दूर साथ पैदल निकल पड़ते हैं और फिर अपने अपने घर की ओर बरच जाते हैं। कुछ समय बाद घर के दरवाजे पर खड़ा विराट डोरबेल का स्विच दबाने ही वाला था कि तभी अंदर से आती आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। तुम मुझ पर चिल्लाना बंद करो। तुम्हें पता है मैं किन हालातों से गुजर रही हूं। मुझे कुछ वक्त और चाहिए, मुझे उसे मनाना भी पड़ेगा। विराट ने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। मां किसी से फोन पर बात कर रही थी। कुछ आहट मिलते ही मां ने फोन पर कहा, लगता है दरवाजे पर कोई है, रुको बाद में बात करते हैं। ऐसा कहकर मां ने फोन रखा और दरवाजा खोल कर देखा। दरवाजे पर विराट था। घर में एंटर करते ही विराट ने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। वो बोला, मां क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? ये सब क्या है? मां बहुत परेशान लग रही थी। वो पसीना पोंछते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूं,
तुम परेशान मत हो बेटा। हाँ, लेकिन ये तो बताओ कि ये सारा सामान बिखरा हुआ क्यों है? यहां चल क्या रहा है? विराट ने फिर पूछा। तो मां बोली, कुछ नहीं, घर पर बैठी बोर हो रही थी, सोचा कुछ सफाई ही कर लूं। तुम चेंज कर लो, जब तक तुम खाना खाओगे मैं तुम्हारा कमरा ठीक कर दूंगी। मां की बातों से विराट को कुछ अटपटा सा लग रहा था। वो सोचने लगा, अगर मां मेरे कमरे की सफाई करना चाहती थी तो अलमारी से कपड़ों को निकालकर इधर से उधर फेंकने की क्या जरूरत थी? उन्होंने मेरा लैपटॉप भी खोलने की कोशिश की है। रूम की हालत देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहां सफाई हो रही हो। यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे रूम की तलाशी ली जा रही हो। सारा सामान बिखरा पड़ा है। पर मां झूठ क्यों बोलेंगी?